हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यम ज्ञान फाइल पर। देखिए, ये लोधी वंश के बारे में हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। देखिए, ये दिल्ली सल्तनत का जो है पांचवा राजवंश है और इसका शासनकाल रहता है 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और इसमें जो है तीन शासकों ने शासन किया। लोधी वंश में तीन शासक आते हैं, बहलोल लोधी, और दूसरा है सिकंदर लोधी, और तीसरा है इब्राहिम लोधी। इनका कार्यकाल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसका नोट भी बना सकते हैं। देखिए, बहलोल लोधी का जो है शासनकाल रहता है 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक। और सिकंदर लोधी का शासनकाल है 1489 से 1517 तक। और इब्राहिम लोधी का शासनकाल रहता है 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सुल्तान है बहलोल लोधी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक है। देखिए, यह लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, इसको याद रखेंगे। यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। देखिए, जितने भी दिल्ली सल्तनत पे जितने भी सुल्तानों ने शासन किया है, उन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक बहलोल लोधी ने ही शासन किया है। दिल्ली का सुल्तान बनने पर उसने गाजी की उपाधि धारण की। उसने अफगान सरदारों को जागीरें प्रदान की। देखिए, जब ये दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। उसने अफगान सरदारों को जागीरें प्रदान की। ये जो है अफगान का था, अफगान का रहने वाला था। और इसके जितने भी अमीर सरदार थे उन्हें जागीरें प्रदान की थी इसने। ये बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। एक तरह से देखा जाए तो इसने अपने जितने भी अमीर सरदार थे उनके साथ ये बहुत ही प्रेमवत व्यवहार से रहता था और एक तरह से न्यायप्रिय इंसान था ये। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। याद रखेंगे इसको। इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का जारी किया। यह सिक्का अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में रहा। देखिए, इसने जो है बहलोली नाम का चांदी का सिक्का भी जारी किया और यह सिक्का जो है अकबर के मुगल काल जब आता है तो मुगल काल में अकबर का शासनकाल था, वहाँ तब तक जो है यह सिक्का प्रचलन में रहा था। यह अपने सरदारों को मनसद ए अली, जिसके भी जितने भी इसके सरदार थे उनको जो है ये मनसद ए अली कहकर पुकारता था और अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था। जब वह खड़े होते थे तो वह भी खड़ा रहता था। ये जो है अफगान का निवासी था, अफगान का रहने वाला था। ये जो है वहाँ का जो भी नियम और कानून था उसको जो है बनाए रखा था। ये सरदारों के साथ बैठता था कालीन पर, और जब इसके सरदार खड़े रहते थे तो ये भी खड़ा रहता था। ये सरदारों के साथ ये नहीं कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं था कि सरदार इसके नीचे बैठे हुए हैं और ये सिंहासन पे बैठा हो, ऐसा इंसान नहीं था। ये बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। बहलोल लोधी की मृत्यु जो है 1489 ईस्वी में हो गई और उसके बाद उसका पुत्र निजाम खां शासक बना। तो देखिए, इसका पुत्र जो है निजाम खां शासक बनता है। इसकी मृत्यु होती है 1489 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद जो है उसका पुत्र निजाम खां शासक बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निजाम खां ने सुल्तान सिकंदर लोधी के नाम से शासन आरंभ किया। जो सिकंदर लोधी है ये दिल्ली लोधी वंश का दूसरा शासक है और ये बहलोल लोधी का पुत्र है। इसका वास्तविक नाम था निजाम खां। और जब ये शासक बना तो सुल्तान सिकंदर लोधी के नाम से ये शासक बनता है। सिकंदर लोधी जो है स्वर्णकार हिंदू माता का पुत्र था और लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक
सिकंदर लोदी था। देखिए ये भी हिंदू माता का ही पुत्र था। उधर फिरोज शाह तुगलक था, वो भी हिंदू माता का पुत्र था, और ये सिकंदर लोदी भी हिंदू हिंदू माता का ही पुत्र था। और ये जो है लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने जो है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और बाद में आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में। एग्जाम में पूछता है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की थी और 1504 ईस्वी में की थी। 1504 ईस्वी में इसने आगरा का स्थापना किया और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इसने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखेंगे। 1494 ईस्वी में सिकंदर शाह की सेना तथा हुसैन शाह सरकी की सेना के बीच बनारस का युद्ध हुआ। इसने धौलपुर, मदुरैल, नरवर तथा नागौर जैसी राजपूत जागीरों को जीता। देखिए सिकंदर लोदी एक लेखक भी था और इसने जो है फारसी भाषाओं में कविताएं जो है लिखा करता था। और इसने गुलरुखी, देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गुलरुखी नामक उपनाम से अपने ऊपर जो है ये कविताएं लिखा हुआ था। गुलरुखी नाम उपनाम से जो है ये कविताएं लिखा करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने जो है हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों को समान दृष्टि से देखता था। इसने मुहर्रम में ताजिए निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों को मजार पर जाने से इसने रोक लगा दिया था। ब्राह्मणों पर पुनः जजिया लगा दिया था। इसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। उसने मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए तुलंबा के शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्ला को आगरा बुलवाया था। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। देखिए इसके आदेश पर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ है, उसको जो है फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसने अनुवाद करवाया था। और प्रसिद्ध संत कबीर दास जो थे इसी के समकालीन थे। कबीर दास जो थे इसी के समकालीन थे। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई थी। ये इसकी मृत्यु जो है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो जाती है और गले की बीमारी की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1517 ईस्वी में, तो उसका पुत्र जो है इब्राहिम लोदी शासक बनता है। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। देखिए यह लोदी वंश का अंतिम शासक भी था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक या लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया तथा इब्राहिम शाह नामक पदवी धारण की। मान सिंह के पुत्र विक्रमजीत को पराजित कर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को दिल्ली में मिला लिया। देखिए 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की जो है विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए निमंत्रण भेजा। देखिए ये जो है 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच जब युद्ध होता है, खतौली का युद्ध, तो इसमें जो है इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है। और जो इब्राहिम लोदी के चाचा था आलम खां,
और पंजाब का शासक था दौलत खां। इन दोनों ने मिलकर बाबर को इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए बुलाया था। ये दोनों जो हैं, आलम खां और दौलत खां, इन दोनों ने मिलकर के बाबर को बुलाया था यहाँ इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। देखिए, जो आलम खां था या दौलत, ये दोनों जो है नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी शासक बने रहे। और ये जो है इसका चाचा था आलम खां, ये जो है इब्राहिम लोदी से घृणा करता था, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है ये कठोर नीति को अपनाया हुआ था और ये जो है बहलोल लोदी की तरह नहीं था। इसके कानून जो है कठोर था और इसीलिए ये जो है इनसे घृणा करने लगा। और दौलत खां भी चाहता था कि ये शासक न रहें। तो इसीलिए इन दोनों ने मिल करके बाबर को जो है निमंत्रण भेजा था कि आप आओ और इब्राहिम लोदी से युद्ध करो। तो देखिए, युद्ध हुआ। ये दोनों ने जो है इसको बुलाया था और युद्ध हुआ था। और वो जो है इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब और कैसे हुआ था। इसके पहले जो है देखते हैं, बिहार में बहार खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया, जिस पर इब्राहिम लोदी नियंत्रण नहीं कर पाया। तो देखिए, जब इन दोनों ने जो है बाबर को निमंत्रण भेजा था तो बाबर आया इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वही युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और यह जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ, जिसके साथ ही लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो गया। उसी में जो है इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और उसी के साथ साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो जाता है। बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। देखिए, बाबर की जो सेना थी वह छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना थी वह बहुत बड़ी थी। फिर भी इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी होते हुए भी उसकी पराजय हो गई, क्योंकि बाबर जो है युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और वह जो है भारत में पहली बार प्रयोग करने वाला शासक था। और भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग जो है उसी ने किया था। इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, फिर भी वह बाबर से युद्ध में हार गया, क्योंकि बाबर ने युद्ध में जो है तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलमा पद्धति का उपयोग किया था और इसके दो प्रमुख तोपची अली और मुस्तफा थे। ये जो है तोपों की वजह से ही इसकी विजय होती है। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं, ऐसा कोई सुल्तान नहीं था जो युद्ध भूमि में मारा गया हो। सब किसी न किसी की हत्या करवा दी गई, या कोई अपने आप ही गद्दी छोड़ दिया, या कोई जो है बीमारी की वजह से मर गया। और यह मात्र एक ऐसा सुल्तान है इब्राहिम लोदी जिसने जो है युद्ध भूमि में मरा था। तो देखिए, इसी के साथ लोदी वंश का समापन हो जाता है और बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना करता है दिल्ली पर और यहीं पे लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है। तो अब देखते हैं लोदी वंश या मुगल सल्तनत काल में जो है कौन कौन से पदाधिकारी थे और कर थे, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सल्तनत काल में जो है मुख्य 5 प्रकार के कर थे। उष्ण है, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था, उसको जो है उष्ण कहा जाता था।
अगला है खराज, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खुम्स है लूट खानों तथा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन पर लगने वाला कर, उसको जो है खुम्स कहा जाता था। अगला है जकात, मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर, इसको जो है जकात कहा जाता था। और जजिया कहा जाता था गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर, यानी कि जो हिंदुओं पर धार्मिक कर लगता था उसको जजिया कहा जाता था सल्तनत काल में। आगे बढ़ते हैं। देखिए सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी हैं। वजीर है, वजीर जो है प्रधानमंत्री, राजस्व या वित्त मंत्री सभी विभागों पर सामान्य पर्यवेक्षण करता था, इसको जो है वजीर कहा जाता था। और वजीर का काम होता था प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सभी विभागों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना। दीवान ए आरिज, सैन्य विभाग का प्रमुख, उसको दीवान ए आरिज कहा जाता था और इसका काम था सैन्य भर्ती और वेतन की देखरेख करना। दीवान ए इंसा, शाही पत्राचार और शाही आदेशों को तैयार करने वाला विभाग, उसको जो है दीवानी ए इंसा कहा जाता था। दीवान ए रसालत, विदेश विभाग और राजदूतों के मामलों का प्रभारी। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख सुल्तान को सूचनाएं पहुंचाता था। मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, आय व्यय का हिस्सा रखता था। और काजी उल कुजात, ये जो है मुख्य न्यायाधीश न्याय व्यवस्था का प्रमुख था, इसको जो है काजी उल कुजात कहा जाता था। अमीर ए बहर, जल मार्गों की देखरेख करने वाला, उसको जो है अमीर ए बहर कहा जाता था। अमीर ए शिकार, शाही शिकार का प्रबंधक, शाही शिकार का जो है प्रबंधक करता था। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण पद और विभाग। देखिए बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो राज्य में सूचनाएं एकत्र करता था। दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित एक विशेष कृषि विभाग जिसका जो है उद्देश्य कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद तुगलक ने किया था और उसका कार्य क्या था, कृषि विभाग, और उसका उद्देश्य था कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। सद्र उस सुतूर, धार्मिक मामलों और न्यायपालिका से जुड़ा एक अधिकारी जो है उसको कहा जाता है सद्र उल सुदूर। काजी उल मुमालिक, मुख्य काजी या न्यायाधीश। सहना ए मंडी, बाजार नियंत्रक, सहना ए मंडी बाजार नियंत्रक, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सहना ए मंडी उसको कहा जाता था। तो देखिए यहीं पर जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सभी 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया और सबके बारे में हमने पढ़ लिया है। और ये अंतिम राजवंश था लोधी वंश, और लोधी वंश का अंत करके बाबर ने जो है मुगल काल का शुरुआत करता है और उसको जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ तक इस दिल्ली सल्तनत का जो है यहाँ पे समापन होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।